कभी कभी रियासतों की असल कहानी उनकी रिपोर्ट्स में लिखी होती है, जिन्हें हम सिर्फ माशी दस्तावेज समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं। IMF की ताज़ा तरीन गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में सिर्फ माशी राय नहीं देती। ये दरअसल एक रियासती जवाल की मुकम्मल चार्जशीट है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में और केसेस से तकरीबन 5.3 ट्रिलियन रुपए की करप्शन और गैर कानूनी रकूम बाजियाफ्त की गई। यानी वो रकूम जो कभी अवाम तक पहुंचनी थी मगर ताकतवर तबकात की जेबों में चली गई। ये सिर्फ बाजियाफ्त है, असल ज़िया इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता था। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के पास माशी तरक्की का वो पोटेंशियल मौजूद है कि अगर हुक्मरान ठीक हो जाएं, शफाफियत बढ़ जाए, टैक्स निज़ाम बेहतर हो जाए और सियासी मदाखलत ख़त्म हो जाए तो GDP में 5% से 6.5% तक इजाफा मुमकिन है। यानी पाकिस्तान आज भी तरक्की कर सकता है, लेकिन इस निज़ाम ने जकड़ रखा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि हमारा टैक्स टू GDP तनासुब खित्ते में सबसे कम है। टैक्स बेस इतना महदूद है कि रियासत अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती। इसकी बड़ी वजह वो टैक्स मरात हैं जो मखसूस खानदानों, ग्रोहों और अशराफिया को दी जाती हैं, जबकि आम शहरी महंगाई, बिजली, पेट्रोल और टैक्सों के बोझ में दबा हुआ है। रियासती मलकीती अदारे, जिनको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहा जाता है, सालाना खरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। खसारे वाले अदारे ना बेचे जाते हैं, ना ठीक किए जाते हैं, लेकिन उनका तमाम तर बोझ अवाम पर डाला जाता है। सरकारी खरीदारी, जिसको पब्लिक प्रोक्योरमेंट कहा जाता है, में शफाफियत का फुकदान पाकिस्तान को हर साल अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। IMF लिखता है कि यह सेक्टर करप्शन हॉटस्पॉट बन चुका है। अदालती ताखीर को रिपोर्ट ने माशी तबाही की बुनियादी वजह करार दिया है। सरमायाकार आते हैं मगर इंसाफ के निज़ाम से भाग जाते हैं। और सबसे अहम, IMF साफ लिखता है कि पाकिस्तानी रियासत एलीट कैप्चर का शिकार है। पॉलिसी वो नहीं बनाता जिसके पास अवामी मैंडेट है, पॉलिसियां वो तय करता है जिसके पास ताकत है। अगर करप्शन कम हो जाए, टैक्स बेस बढ़ जाए, इदारा शफाफ हो जाए और पॉलिसी पर अशराफिया का कब्जा खत्म हो जाए तो ये मुल्क अपनी माशी रफ्तार खुद बहाल कर सकता है। लेकिन जब रुकावटें वही लोग हों जो निज़ाम चला रहे हैं तो फिर सवाल मईशत का नहीं, रियासत का आ जाता है, वजूद का बन जाता है। इस तमाम तर सूरत पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर हफीज़ पाशा, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं पाकिस्तान के, वन ऑफ द वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, IMF की रिपोर्ट डिले से आई, कहा जा रहा है कि जी हुकूमत इसको पब्लिक नहीं करना चाह रही थी। उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि IMF की तरफ से यह बाइंडिंग आई कि टिल द टाइम आप इसको पब्लिक नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। इसके साथ IMF कहता है कि 2 साल में तकरीबन 5.3 ट्रिलियन रुपया करप्शन और गैर कानूनी रकूम की बाजियाफ्त हुई है। असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। इतने बड़े पैमाने पर बदउनवानी कैसे हुई, हुकूमत ने क्यों होने दी, और ये सब कुछ आज IMF के कहने के ऊपर पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को पता क्यों चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज रहा है हमारा इसके बारे में, इसलिए कि अभी तक जो तकरीबन 24 प्रोग्राम हो चुके हैं IMF के साथ और ये 25वां प्रोग्राम चल रहा है। पहले IMF ने कभी नहीं जिक्र किया इतने सालों में गवर्नेंस के बारे में, करप्शन के बारे में, या मुल्क के जो आप कहें एलीट कैप्चर वगैरह के, कभी इस पे जिक्र ही नहीं हुआ। तो यानी कि उनको शायद उनको अब अंदाजा हो रहा है, जबकि हमारे साथ वो तकरीबन 24-25 प्रोग्राम्स में रह चुके हैं। तो एक तो ये सवाल है कि क्या वजह थी कि इस मर्तबा इतना ज्यादा रुझान इस तरफ चले गया है IMF का। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंटरनेशनल परसेप्शंस क्या बदले हैं पाकिस्तान के बारे में? जी, उसमें कुछ चेंज ज़रूर आया है, और वो ये है कि जो एक नुमाया तौर पर एक बड़ा
established index है of corruption, this is called the Corruption Perceptions Index. जी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सालाना इसको प्रोड्यूस करता है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उनकी 2024 की, उसके तहत मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत खराब है। 135 है आउट ऑफ 180 मुमालिक। ठीक। तो यानी कि हम लोअर लेवल पे हैं। और जो सबसे परेशान कुन बात यह है कि इंटरनेशनल परसेप्शंस, और इससे फर्क पड़ता है इसलिए कि इन्वेस्टमेंट वगैरह जो होता है लोग यही इंडस्ट्रीज देखते हैं। तो अब यह है कि पाकिस्तान का स्कोर जो था इस इंडेक्स में पहले कुछ साल पहले 33 था। ठीक। अब ये गिर गिरा के 27 पे आ चुका है, यानी कि पिछले कुछ सालों में ठीक। परसेप्शन ये है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। शायद ये वजह है कि आईएमएफ ने सोचा कि वाकई अ टाइम हैज कम टू फोकस ऑन इश्यूज ऑफ गवर्नेंस एंड करप्शन। वेरी राइट। अच्छा सर, आईएमएफ ये भी कह रहा है कि अगर पाकिस्तान इस्लाहात करे तो आईएमएफ के मुताबिक 5% से 6.5% अजाफी जीडीपी ग्रोथ मिल सकती है। आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो कौन सी ताकतें आप समझते हैं ऐसी जो इस माशी पोटेंशियल को ग्रोथ की तरफ नहीं जाने देती? बात दरअसल ये है कि पिछले कुछ सालों में जब से ये नई हमारी हुकूमत आई है, आपने देखा है कि मुल्क के जो फाइनेंशियल हालात थे वो बहुत ख़राब हो चुके थे। 2022-23 में पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया के करीब आ गया। और मैं इस मर्तबा खुद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आईएमएफ का कि वो जल्द से जल्द एक स्पेशल स्टैंड बाय फैसिलिटी लाए और उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है इस दलदल से निकल आया। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमारे रिजर्व्स 14 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं, जो अभी भी कम है मगर इतने कम नहीं। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी हुकूमतें जो हैं उनको इन चीज़ों का एहसास नहीं है। अब मैं थोड़ा सा, मुझे इस बात की परेशानी भी हुई कि ये रिपोर्ट को डिले किया गया, यानी कि हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी वगैरह में ये Exactly. परसेप्शन ये हुआ है कि ये इससे हमारे पोजीशन ख़राब होगी। और इन्होंने तो ये भी कहा है कि आईएमएफ ने कि दे शुड बी पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ द एसेट्स ऑफ सीनियर सिविल सर्वेंट्स। ट्रू ट्रू, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। देखिए, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत होती है और आईएमएफ ने वाज़ेह तौर पर इस पर इशारा ज़रूर किया है। अब जो एलीट कैप्चर की बात की गई, जिसे कहते हैं कि अशराफिया पाकिस्तान के अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं और उससे नुकसान भी होता है अवाम को, उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक एग्जाम्पल जो बहुत ही नुमाया है, चीनी के बरामदात के बारे में। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में प्रॉफिट तो खूब बनाया मगर कीमतें बढ़ी और लोगों को बहुत नुकसान हुआ। इस तरह के 2-3 और एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं। और पहली दफा आईएमएफ इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। एलीट कैप्चर जो है वो बहुत ही अनयूजुअल टर्मिनोलॉजी है आईएमएफ के लिए। तो शायद आईएमएफ के अंदर भी तब्दीली आ रही है। तो अब ये देखना है कि आगे चलकर वो क्या चाहेंगे। जो 15 पॉइंट का रिफॉर्म एजेंडा है, आर दे गोइंग टू मेक इट ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंडीशनैलिटीज फॉर पाकिस्तान? ये हमें देखना है आगे चल के कुछ हफ्तों में। एग्जैक्टली। अच्छा सर, आईएमएफ ने टैक्स बेस, जिसका हम पहले भी जब आपके साथ प्रोग्राम रही हैं आप भी इसको बड़ा हाईलाइट करते रहे हैं कि टैक्स बेस हमारा बड़ा महदूद है, उसको बुनियादी मसला करार दिया है। टैक्स छूट एग्जम्पशंस की अगर हम बात करें तो किन तबकात को दी जा रही हैं, इस पर भी आपने बड़ी दफ़ा बात की है। इन मराद को ख़त्म करने में सियासी मज़ाहमत कहां से आ रही है? क्योंकि ये वो बेसलाइन है जिसके अंदर वन ऑफ द बेसलाइंस जो आईएमएफ ने हाईलाइट की है। देखिए, पिछले साल आईएमएफ के साथ अंडरस्टैंडिंग ये हुआ था कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो प्रोविंशियल टैक्स है उस निज़ाम में तब्दीली लाएगा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंसेस नया लॉ लाएंगे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ को मॉडर्नाइज करने के लिए और रेट्स को बढ़ाने के लिए, एंड ब्रिंग देम एट पैरेलल टू अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम। ट्रू। हुआ ये कि वो लॉज ले आए हुकूमतें, मगर बजट जो आया इस साल का, तो आईएमएफ की एक्सपेक्टेशन ये थी
कि नुमाया तौर पर प्रोविंशियल रेवेन्यूज में इजाफा होगा, इसलिए कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में काफ़ी पोटेंशियल है। ठीक। तो उस पे हमारे प्रोविंसेस ने बहुत ही कम टारगेट रखे हैं, बहुत ही कम। हम्म। खींच खांच के अगर चारों प्रोविंसेस को मिला लें तो 15 से 16 अरब, जबकि हमारा रिसर्च का अंदाजा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े 5% जमींदार हैं, उनके पास 30% से ज्यादा जमीन है, वो भी अच्छी जमीन। हम्म। और हो सकता है कि वो अगर कंट्रीब्यूशन करें नुमाया तौर पर लॉ के तहत, तो कम से कम 500 से 600 अरब उठा सकते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा तबका जिसके बारे में जरूरी है मुझे कहना, और वो है प्रॉपर्टी ओनर्स। हम्म। अब आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में 5 या 6 टैक्स हैं प्रॉपर्टी पर, बट टोटल कलेक्शन 200 अरब। बिल्कुल। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स बड़े शहरों के लिए बहुत जरूरी है। हम्म। और 25-30 साल पहले ये टैक्स से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन काफी सक्सेसफुली आगे बढ़ता रहा। हम्म। अब उसमें रेवेन्यू ना होने के बराबर हो गई है, एग्जैक्टली। तो कराची स्टार्व्ड फॉर फंड्स। तो ये चीजें बहुत अहम हैं। आपको अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करना है। कराची इज बिकमिंग रैपिडली नॉन लिवेबल, एग्जैक्टली। तो ट्रू। इसलिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ट्रू टू कोर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें, आपने इसमें पहले भी बहुत दफ़ा बात की हुई है। पाकिस्तान एयरलाइंस की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, पावर सेक्टर की बात कर लें, समेत कई इदारे मुसलसल खसारे में हैं। वंस अगेन बिकॉज यू हैव दैट बैकग्राउंड, हुकूमत इन इदारों को रिस्ट्रक्चर क्यों नहीं कर पाई? आज अगर निजकारी नहीं कर सकती तो फिर इसका हल क्या है? ये सवाल हम बारहा उठाते रहे हैं। आज ये सवाल आईएमएफ ने भी उठा के सामने रख दिया जी। बिल्कुल रखा है। एसओईज की वजह से अगर आप कैलकुलेशन ठीक से करें, जो सब्सिडीज ग्रांट्स वगैरह हम देते हैं, जो उनके नुकसानात हैं, तो आपके सुन के शायद हैरत नहीं होगी कि एस्टिमेटेड इस वक्त जो टोटल बजट पे जो बोझ है एसओईज का, वो 1500 अरब के लगभग पहुंच चुका है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि लोग पीआईए का जिक्र करते हैं और रेलवे का जिक्र करते हैं, मगर आपको शायद ये सुनकर कुछ मुख्तलिफ लगे कि सबसे ज्यादा लॉस एक ऐसा इदारा है जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। एनएचए। ठीक। 300 अरब का लॉस। ये हैरत अंगेज लॉस है, इसलिए कि टोल्स जो हैं हमने पाकिस्तान में खासतौर पे मोटरवे वगैरह में अभी भी बहुत कम रखे हैं। ओके। और इस तरह आपने सब्सिडाइज किया हुआ है खासतौर पे गाड़ियों के ओनर्स वगैरह को। तो अब पाकिस्तान को प्राइसिंग पॉलिसी, अब देखिए पावर सेक्टर में एक तरह से जो अशरफिया हैं वो आईपीपीस के ओनर्स हैं। उनको हमने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट दिया है वन साइडेड, कि हमने गारंटी किया है रिटर्न ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड नो टैक्स। बिल्कुल सही। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स जब आप करेंगे मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ या प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर इदारों के साथ, तो नुकसान तो होगा। बिल्कुल सही। और इस बात का बहुत अफसोस है कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ ही ना रहा। मैं पिछले कोई 10 साल से सुनता रहा हूं कि पीआईए को प्राइवेटाइज किया प्राइवेटाइज कर जाएगा, रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही फरमा तक रहे नहीं हैं। हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर आईएमएफ ने कहा है कि जी करप्शन का सबसे बड़ा जो मरकज है वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है। हुकूमत क्यों ई प्रोक्योरमेंट निज़ाम लाने को तैयार नहीं है? नहीं, ये आज तक हमें नहीं पता। और अगर नहीं तो क्या ये जो मज़ाहमत है, ये जो एक रिलक्टेंसी वहां से आ रही है, क्या ये फिर एंडोर्स नहीं करता कि ये शफाफ निज़ाम खुद ही नहीं चाहते? और जो फिर आईएमएफ कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में देखिए एक मार्केट बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए बिडर्स को, और इट शुड बी एन ओपन बेस्ड कंपटीशन। ये होता ये है कि मोनोपोली पावर्स एक्सरसाइज करते हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वी डोंट हैव एडिक्वेट पार्टिसिपेशन एंड मार्केट फोर्सेस।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने कॉन्ट्रैक्टिंग और प्रोक्योरमेंट के निज़ाम को मॉडर्नाइज करें और आगे बढ़ाएं। ये सब चीज़ें बहुत जल्द हो सकती हैं अगर नीयत हो, अगर कमिटमेंट हो, और ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी जो है इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। So bureaucracy has to finally be asked to, for God's sake, focus on improving the functioning of the country and having better governance, because उसके नतीजे में फिर माशी हालात भी एक लिहाज से बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। वेरी राइट सर, ब्यूरोक्रेसी के साथ एक सबसे बड़ा जो सवालिया निशान उन्होंने खड़ा किया है वो अदालती ताखीर को, हमारे जो हम इकोनॉमिकली डाउन जा रहे हैं उसका बुनियादी बेसलाइन करार दिया है। हुकूमत अदालती इस्लाहात पर राजी है, अगर नहीं है तो फिर सरमायाकारी कैसे बढ़ेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं कि फैसले कैसे आ रहे हैं और अदालतें किस तरह काम कर रही हैं। जी, आपने बहुत नुमाया बात की है वाज़ेह तौर पर, और हम सब इस पर काफ़ी अरसे से जिक्र करते रहे। आपको हैरत होगी शायद कि पता चले कि लोअर कोर्ट्स में ख़ास तौर पे लाखों केसेस पेंडिंग हैं पिछले 10-15 साल, लाखों केसेस। अब आप ये बताइए कि जो फाइनेंशियल नोयत के केसेस होते हैं उनमें अर्ली डिसीजंस आर नेसेसरी, बिकॉज फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि एक लॉक जैम हो गया है हमारे जुडिशल निज़ाम में, दिस हैज़ टू बी ब्रोकन, और इसको ब्रेक करने का तरीक़ा बहुत तेज़ी से सोचना पड़ेगा, इसलिए कि द सिस्टम IMF हैज़ राइटली आइडेंटिफाइड हैज़ इफेक्टिवली स्टॉप्ड वर्किंग। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़, अभी जिस तरह हम पहले ये बात कर रहे थे, रियासती इदारों में एहतसाब ना होने को इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एब्सेंट कहा गया है। क्या पाकिस्तान में एहतसाब सिर्फ हम देखेंगे कमज़ोर के लिए ही है, ताकतवर के लिए नहीं हो सकता? और अगर ये बदएतमादी बरकरार रहती है तो मईशत कैसे संभलेगी? ये सवाल, ये तज्जिया हमारा नहीं है, यह IMF कह रही है और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत को कह रही है। जी बिल्कुल कह रही है। और देखिए हमारे पास कुछ जो इदारे हैं करप्शन के लिहाज से, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वगैरह, उनका रुझान ज़्यादातर टारगेटेड इंडिविजुअल्स पे होता है, जबकि आपको पूरे सिस्टम में मुख्तलिफ एरियाज में देखना पड़ेगी, जिस तरह प्रोक्योरमेंट है, जिस तरह कॉन्ट्रैक्टिंग है, जिस तरह सेल है, जिस तरह टैक्स पेमेंट है, इन सब में एक सिस्टमैटिक अप्रेजल का निज़ाम लाना चाहिए। True. और ताकि सिस्टम बेहतर भी हो और डिटेक्शन भी हो ऑफ टैक्स इवेजन वगैरह वगैरह। तो ये देखिए बहुत गुंजाइश है पाकिस्तान को अपने गवर्नेंस प्रोसेस को और करप्शन को इम्प्रूव करने के लिए। अब आप ये भी सोचिए, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आपको सुन के शायद हैरत होगी कि करेंसी इन सर्कुलेशन पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुल्कों के सामने ज़्यादा है। करेंसी इन सर्कुलेशन तकरीबन एक्स्ट्रा जो है वो 5% ऑफ द GDP है, यानी कि तकरीबन 6,000 अरब कैश ज़्यादा है। और ये क्यों है ज़्यादा? इसलिए कि कैश ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन टैक्स पेमेंट्स, इन करप्शन, इन वर्चुअली many ट्रांजैक्शंस। तो ये भी एक एविडेंस है जो शायद IMF ने कोट नहीं किया है, मगर हमारी रिसर्च ये साबित करती है। वेरी राइट। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का।